सेक्शंस हम लोग पेनल्टी के भी साथ साथ में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा पेनल्टी एक साथ पढ़ेंगे, इंटरेस्ट वगैरह का एक साथ पढ़ेंगे, तो दिक्कत आएगी कि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाएगा। हमने जो पढ़ा हम उससे कंपेयर करते हैं। हमने पढ़ा कि भाई रिटर्न जो है वो ड्यू डेट तक के फाइल कर लेना है। सेक्शन 139(1) के अंदर में ड्यू डेट दी गई है, ये ड्यू डेट तक के आपको रिटर्न फाइल कर देना है। क्या होगा अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया? क्या होगा अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया? उन्होंने कहा है कि हम आपको फीस लगाएंगे, पेनल्टी नहीं, 234F हम आपको लेट फाइलिंग फीस लगाएंगे। लेट फाइलिंग फीस होगी अगर आपने 31 जुलाई या 30 सितंबर एज द केस में भी से डिले किया, पर 31 दिसंबर के पहले रिटर्न फाइल कर लिया, 31 दिसंबर के पहले फाइल कर लिया, 5,000 रुपए की पेनल्टी। 31 दिसंबर के भी बाद में आप फाइल कर रहे हो, 10,000 रुपए की पेनल्टी। अगर ये जो आपका अमाउंट है ये 5 लाख से कम है, आपका जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम वो 5 लाख रुपए से कम है, तो फिर हम आपको सिर्फ 1,000 रुपए की पेनल्टी लगाएंगे। फिर सिर्फ 1,000 रुपए की पेनल्टी, 1,000 के ऊपर की पेनल्टी नहीं रहेगी रिटर्न अगर डिलेड फाइल हुआ है। मतलब समझिए, 31 जुलाई 2020 को सपोज करो कि रिटर्न फाइल हो जाना था, तो आपने रिटर्न फाइल किया 30 अगस्त 2020, या फिर आपने रिटर्न फाइल किया 31 जनवरी 2021, या फिर आपने रिटर्न फाइल किया 30 जून 2020। तो ये रिटर्न में तो हम कोई पेनल्टी नहीं बोल रहे। पहले वाले रिटर्न में आपकी पेनल्टी हो जाएगी 5,000, क्योंकि 31 दिसंबर के पहले फाइल किया है, कोई बात नहीं, चलेगा, डिले चलेगा, पेनल्टी नहीं, लेट फाइलिंग फीस, ठीक है। पहले ये पेनल्टी क्लॉज हुआ करता था, 272F था, अब ये यहां पे आ गया 234F। अगर आपने दिसंबर के बाद किया है तो 10,000 रुपए। हाउएवर इन दोनों केसेस में एक बात समझ लीजिए, अगर आपकी इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम इज लेस देन 5 लाख रुपीस, इज लेस देन 5 लाख रुपीस, तो हम इस पेनल्टी को 1,000 कर देंगे। अब 5 लाख के नीचे तो आप बोलोगे सर टैक्स लगता ही नहीं। देखिए हमने यहाँ पे टोटल इनकम वर्ड यूज किया है। हमने पढ़ा था 139(1) में कि कुछ लोग जिनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है, पर चैप्टर 6 से डिडक्शन ले लिया आपने, या आपने कोई और डिडक्शन क्लेम कर लिया जिसके कारण आपकी ये जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे आ गई और नॉन टैक्सेबल हो गई, नॉन टैक्सेबल हो गई, फिर भी आपको रिटर्न तो फाइल करना है, रिटर्न तो फाइल करना है। और कुछ केसेस में आपको 5 लाख तक की इनकम में वो रिलीफ क्लेम करना पड़ता है, तब जाके आपकी ये इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे आती है। बराबर बोल रहा हूं यहां तक है? तो ऐसे में रिटर्न तो फाइल करना है ना, रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो क्योंकि रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है और आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, ड्यू डेट के बाद आप फाइल करेंगे, हम आपको लेट फाइलिंग फीस चार्ज करेंगे 1,000 रुपए। क्लियर है यहां तक के? तो ये एक छोटा सा एग्जांपल वहां पे लिख लीजिए। हमने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया, ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया 30 जून 2020 को, फिर हमने रिवाइज रिटर्न फाइल किया, फिर हमने रिवाइज रिटर्न फाइल किया 1 जनवरी 2021 को। क्या हमें फिर से मतलब पेनल्टी पे करनी, लेट फाइलिंग फीस पे करनी पड़ेगी? आंसर इज नो, नो लेट फाइलिंग फीस। क्यों लेट फाइलिंग फीस नहीं लग रही? क्योंकि रिवाइज रिटर्न स्टैंड्स इन द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ओरिजिनल रिटर्न की डेट पे ये फाइल किया गया है। बराबर ध्यान में आया आप लोगों को? चलो ये भी एग्जांपल लिख के रखिए। आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया 1 दिसंबर 2020 को, ओरिजिनल रिटर्न 1 दिसंबर 2020 को, फिर आपने फाइल किया रिवाइज रिटर्न, और रिवाइज रिटर्न आपने फाइल कर दिया 3 जनवरी 2021 को। बराबर, मैंने लेट फाइलिंग फीस पे कर दी 5,000, अब मैंने रिवाइज रिटर्न फाइल किया तो क्या मुझे 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा, यानी डिफरेंशियल अमाउंट? नहीं, इट इज डीम्ड कि आपने ओरिजिनल रिटर्न के डेट पे ही पे किया है, तो अब आपको नो एक्स्ट्रा लेट फाइलिंग फीस लगेगा, नो एक्स्ट्रा लेट फाइलिंग फीस। लिख के रखिए ये भी एग्जांपल। आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया 1
अक्टूबर 2020 को, और आपने इसमें अपनी इनकम दिखाई 6 लाख। आपने इसमें अपनी इनकम दिखाई 6 लाख रुपए। क्लियर है यहां तक के? अब हमने फाइल किया रिवाइज्ड रिटर्न। हमने फाइल किया रिवाइज रिटर्न, और रिवाइज रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं 1 जनवरी 2021 को, और इसमें हमने हमारी टोटल इनकम 4 लाख कर ली। हमने फर्स्ट केस में 234F में 5,000 रुपए भर दिए। अरे पर हमको तो 1,000 रुपए ही लगना था, 5,000 रुपए तो सवाल ही नहीं उठता, 1,000 रुपए लगना था। तो अब आपका 234F में लेट फाइलिंग फीस हो जाएगा 1,000 रुपए, और हमें रिफंड मिल जाएगा 4,000 रुपए का। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अच्छे से पढ़ के रखिए, बाकी और कुछ नहीं। सिमिलरली आपने जनवरी में रिटर्न फाइल किया, 10,000 रुपए का पेनल्टी पे किया, बाद में आपकी इनकम आपने दिखाया 5 लाख रुपए से नीचे है, आपको 9,000 रुपए रिफंड मिल जाएंगे। सेम पैटर्न। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 234F समझाता है। ठीक है, फिर हमने इसके अलावा एक और पेनल्टी पढ़नी है। पेनल्टी 2 केसेस में। कौन से 2 केसेस है ये? 139 4A और 4C। 4A क्या था? चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। 4C क्या था? सेक्शन 1023 या वैसे ही सिमिलर सेक्शंस के अंदर में रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। इनको भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया तो इनको पेनल्टी लगेगी 272A2 में। 272A2 में इनको पेनल्टी लगेगी। आपको फर्निश करना है रिटर्न, और आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया, तो आपको पेनल्टी लगेगी 100 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विद द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। 100 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विद द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। यानी आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न दिया गया है, वो डेट तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, वो डेट के बाद जिस दिन आप रिटर्न फाइल करोगे उस दिन तक 100 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विद द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। क्लियर है यहां तक? सपोज आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट निकाल दिया गया। अब ये कहानी तो हम लोग बाद में देखेंगे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वगैरह की। तो ये वो डेट तक के चलेगा, ये जो है आपका वो डेट तक के चलेगा। तो 100 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विद द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। सिर्फ 4A 4C के केस में हम लोग एक्स्ट्रा देखते हैं। क्लियर है? समझ में आया यहां तक के पेनल्टीज? चलिए हम आ जाते हैं वापस से पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश अलोंग विद रिटर्न। रिटर्न के साथ आपको क्या क्या डिटेल फर्निश करनी पड़ती है। आपकी कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, क्या आपके पास कोई ऐसा एसेट है जिसके आप बेनिफिशियल ओनर हैं, या कोई एसेट जिसके आप बेनिफिशियरी हैं, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके क्रेडिट कार्ड्स, एक्सपेंडिचर्स एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट, जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उसके ऊपर आप जो भी खर्चे कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई आउटगोइंग्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, उसके अलावा जो भी किसी तरह के आउटगोइंग जो कि गवर्नमेंट बोलती है कि आपको हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फॉरेन ट्रिप्स वगैरह हैं, फॉरेन ट्रिप के ऊपर खर्चा, वो सारी की सारी चीजें। तो ये बोलते हैं कि ये सारी डिटेल देना है। अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में एंगेज्ड हैं, तो अगर आपका ऑडिट हुआ है तो आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी हमें दीजिए। आपका प्लेस ऑफ बिजनेस, एड्रेस इन विद द प्रोफेशन इज कैरिड आउट, मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो उनके नाम और उनका एक्सटेंट ऑफ शेयर, ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। अगर आपने नहीं दिया तो हम आपके रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न मान लेंगे। सेक्शन 139(9) आपका रिटर्न डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। ठीक है, कब डिफेक्टिव मान लिया जाएगा पहले हम वो देख लेते हैं। अब इनमें से, ये क्लॉज में से बहुत सारी बातें ऐसी है जो अब रेलेवेंट नहीं रह जाती। क्यों नहीं रह जाती? क्योंकि आजकल आप रिटर्न ऑनलाइन फाइल करते हैं, और ऑनलाइन बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्रॉस चेक हो जाती है। मतलब वो आपका रिटर्न एक्सेप्ट ही नहीं करता बहुत सारी चीजों से। तो जैसे उन्होंने बोला कि कुछ एनेक्शर्स है, स्टेटमेंट्स है, कॉलम्स है रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम ड्यूली फिल्ड इन। तो एनेक्शर्स वगैरह अगर आपने प्रॉपरली नहीं भरे तो हम बोल देंगे कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न है। ठीक है, मैं आपको मेरा खुद का एक केस बताता हूं। मैंने एक रिटर्न फाइल किया था। ठीक है, मैंने एक रिटर्न फाइल किया था सेक्शन 44 AD के हिसाब से। ठीक है, तो ये रिटर्न जो मैंने फाइल किया था, ITR जो मैंने फाइल किया था नेक्स्ट ईयर
मेरे पास कोई भी 44 एडी या एडीए की इनकम नहीं थी, मतलब मैं जिसका रिटर्न फाइल कर रहा था मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उसकी कोई भी इनकम नहीं थी। अब थोड़ा सा इसमें टेक्निकल ग्लिच था। कायदे से मैंने आईटीआर 2 भरना चाहिए था, कायदे से मैंने आईटीआर 2 भरना चाहिए था, पर वो मुझे वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा था। क्यों ऑप्शन नहीं दे रहा था? ये कंप्यूटराइज एरर होगा या कोई और एरर होगा। हुआ क्या था कि अगर आपने एक बार 44 एडी या एडीए ऑप्ट किया है तो यू शुड कंटिन्यू टू ऑप्ट फॉर द सेम फॉर द नेक्स्ट सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स। तो जब मैं रिटर्न फाइलिंग केस में गया तो रिटर्न फाइलिंग के अंदर में मुझे वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा था कि मैं आईटीआर 2 फिल करूं, दे ही नहीं रहा था ऑप्शन। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आईटीआर 4 के अंदर में पूरा का पूरा रिटर्न फाइल कर दिया। बाद में मुझे 139(9) के अंदर में डिफेक्टिव रिटर्न आ गया कि जब आपकी कोई इनकम है ही नहीं पीजीबीपी हेड में तो आपने आईटीआर 4 भरना ही नहीं चाहिए, आपने आईटीआर 2 भरना चाहिए। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो ये होता है एक डिफेक्टिव रिटर्न। तो फिर उसके बाद में वापस से रिवाइज रिटर्न फिल कर दिया और फिर वो हो गया था पूरा का पूरा एक्सेप्ट। ऐसे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है आईटीआर 139(9) आना, बट एक मैं आपको एक मुद्दा समझा रहा हूं कि ऐसे एरर्स डिफेक्टिव रिटर्न के अंदर रहते हैं कि आईटीआर ही आपने गलत फिल कर दिया, ये भी होता है। ठीक है, द रिटर्न ऑफ इनकम शुड बी अकम्पनीड बाय योर कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स पेएबल। इसके बिना आजकल रिटर्न लेता नहीं है वैसे भी, तो ये वाला डिफेक्ट आ ही नहीं सकता। ऑडिट रिपोर्ट, अगर आपका ऑडिट हुआ है तो ऑडिट रिपोर्ट। प्रूफ रिगार्डिंग टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, अब ये तो 26AS से लिंक हो गए हैं सारे के सारे, तो ये भी आजकल नहीं देने पड़ते। प्रूफ ऑन कंपलसरी डिपॉजिट्स, ये जाने दीजिए फिलहाल। कॉपीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट पूरा का पूरा वैसे भी फिल करना पड़ता है आप लोगों को, वो लोग बैलेंस शीट का पूरा डिटेल देते हैं, आपको फिल करना ही पड़ता है वो सारी की सारी चीजें। कुछ पर्सनल डिटेल्स, आपका पर्सनल अकाउंट नंबर ऑफ प्रोपराइटर, फर्म वगैरह की केस में पर्सनल अकाउंट नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब ये सारी की सारी डिटेल नहीं फिल करो, वहां पे कॉलम खाली रहेंगे तो वैसे ही रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करता आपका, बोल देता है प्लीज फिल द फॉलोइंग कॉलम्स। अकाउंट्स ऑफ द असेसी हैव बीन ऑडिटेड, तो ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह आपको सब सबमिट करनी पड़ेगी। रेगुलर बुक्स के अंदर में स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस रिसीट, ग्रॉस प्रॉफिट्स। अब आप देख लीजिए, मैं ये सब पढ़ भी लूं, ये सब चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए रेलेवेंट नहीं बनती क्योंकि आजकल इसके बिना वो रिटर्न ही एक्सेप्ट नहीं करता। तो सिस्टम ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो पहले के टाइम की बात है, मैनुअल रिटर्न्स वगैरह के टाइम की बात है। उन्होंने इसके अंदर में एक क्लैरिफिकेशन दिया, कुछ केसेस में आपके रिटर्न में हो सकता है कुछ छोटे मोटे एरर्स हो, जैसे कि हमने अकाउंट नंबर तो दिया था पर अकाउंट नंबर ही गलत दे दिया था, छोटे मोटे एरर्स हो सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे एरर्स के कारण हम आपका रिटर्न इनवैलिड नहीं मान लेंगे। ठीक है, तो अगर आपके ऊपर कोई ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, नोटिस, समन या कुछ और इशू हुआ था और बाद में पता चलता है कि आपका रिटर्न तो डिफेक्टिव रिटर्न था, बाद में पता चला, तो इसका मतलब आपका रिटर्न इनवैलिड नहीं हो जाएगा। नहीं तो आप बोलोगे वैलिड इनवैलिड हो गया, तो मैंने आपको पहले ही बोला था अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपके ऊपर असेसमेंट नहीं हो सकता, रिटर्न फाइल करना जरूरी। अब रिटर्न फाइल हुआ, असेसमेंट आया, असेसमेंट के दौरान पता चला कि रिटर्न तो डिफेक्टिव है, रिटर्न तो डिफेक्टिव है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिटर्न को इनवैलिड मान लेंगे और फिर आपके नोटिस वगैरह जो भी कुछ इशू हुआ है सब कुछ इनवैलिड हो गया, नहीं। इन्होंने इसीलिए लाया 292B, जिसमें इन्होंने क्लैरिफाई किया कि भले ही आपका रिटर्न डिफेक्टिव होगा पर ये सारे के सारे वैलिड ठहरेंगे। आपका ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, नोटिस, समन, अदर प्रोसीडिंग जो भी है सब कुछ वैलिड ठहराया जाएगा पूरे तरीके से। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब ये जो भी कुछ हमने बोला डिफेक्टिव रिटर्न्स वगैरह जो भी कुछ है ये सब तभी हो सकता है। अच्छा, डिफेक्टिव रिटर्न हुआ तो होगा क्या, वो तो मैंने छोड़ ही दिया। अगर आपका रिटर्न डिफेक्टिव रहा तो असेसिंग ऑफिसर आपको बोलेगा कि आपके रिटर्न में गड़बड़ है, उसे रेक्टिफाई कीजिए। मैं आपको 15 दिन देता हूं, मैं आपको 15 दिन देता हूं, 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने इन डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई कर दीजिए। अगर आपने 15 दिन के अंदर अंदर इन डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई नहीं किया तो मैं आपका रिटर्न इनवैलिड मान लूंगा। मतलब मैं ये मान लूंगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया। आप समझ रहे हैं? मैं ये मान लूंगा कि आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया। अगर आपको 15 दिन से ज्यादा टाइम चाहिए, आप असेसिंग ऑफिसर को बोलिए, वो आपको 15 दिन का और एक्सटेंशन टाइम देगा, 30 दिन का टाइम मिल गया। इतने पीरियड के अंदर अंदर आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, अदरवाइज योर रिटर्न विल बी कंसिडर्ड टू बी इनवैलिड। सपोज 30 दिन का भी टाइम निकल गया, असेसिंग ऑफिसर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट निकाल दिया, फिर कहानी अलग है। इसके बीच में आपने रिटर्न फाइल कर दिया और आपने कंडोनेशन ऑफ डीले के लिए अप्लाई किया। असेसिंग ऑफिसर में कंसिडर द कंडोनेशन ऑफ डीले, ठीक है, रेक्टिफाइज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज और फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड बट बिफोर द असेसमेंट इज मेड। आपका असेसमेंट हो जाने के पहले असेसिंग ऑफिसर कैन कंडोन द डीले एंड ट्रीट द सेम एज वैलिड रिटर्न। वो उसे वैलिड मान लेगा, कोई बात नहीं, आपका रिटर्न वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब समझिए, मैंने रिटर्न फाइल किया, मैंने रिटर्न फाइल किया 31 मई 2020, मुझे 139(9) का नोटिस आया 1 जून 2020 को।
1 जून 2020 को मुझे नोटिस। अब आपके पास 15 दिन है, 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न फाइल कर देना है। सपोज आपने 14 जून 2020 को रिटर्न फाइल कर दिया, सपोज आपने 15 जुलाई 2020 को रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3 आपने 30 अक्टूबर 2020 को रिटर्न फाइल कर दिया। तो क्या होगा इन सभी केसेस में, क्या होगा? पहला केस, आपको डिफेक्टिव रिटर्न मिला, 15 दिन के अंदर अंदर आपने फाइल कर दिया, योर रिटर्न विल स्टैंड वैलिड। अब अगला वाला आप देख रहे हो कि 30 दिन के भी ऊपर है, 30 दिन के भी ऊपर है, ये रिटर्न इनवैलिड ठहरा दिया जाएगा, ये रिटर्न इनवैलिड ठहरा दिया जाएगा। पॉइंट समझ में आया? कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए आप अप्लाई नहीं करोगे। मैं क्या बोल रहा हूं, कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए आप अप्लाई नहीं करोगे। अरे क्यों नहीं करोगे? अरे 15 जुलाई 31 जुलाई तक तो मैं वैसे ही रिटर्न फाइल कर सकता हूं, मुझे आपने 31 जुलाई तक का तो टाइम दिया ही है रिटर्न फाइल करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं नया रिटर्न फाइल कर देता हूं, नया रिटर्न, ये ओरिजिनल रिटर्न ही होगा और ये वैलिड ठहरेगा, ये ओरिजिनल रिटर्न ही रहेगा, रिवाइज नहीं, क्योंकि पुराना रिटर्न तो आपका इनवैलिड हो गया। पॉइंट समझ गए आप? अब अगला वाला जो रिटर्न आपने फाइल किया, तो पहला रिटर्न आपका इनवैलिड हो गया, और अब आप जो न्यू रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये रिटर्न बिलेटेड रिटर्न कहलाएगा, ये रिटर्न बिलेटेड रिटर्न कहलाएगा। इसके ऊपर आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी या 1,000 रुपए एज द केस में भी लग जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? ये एग्जांपल लिख के रखिए, ठीक है। यही बातें यहां पे आपको बताई गई है। अब हम जो भी बोल रहे हैं ये कि भाई रिटर्न आपको फाइल करना है 139(1) के अंदर में, इतने दिन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये सब आप तब करोगे जब आपके पास पैन होगा। मैंने आपको रिवर्स लिंकिंग लगाई, असेसमेंट तब होगा जब आप रिटर्न फाइल करोगे, तो हमने रिटर्न पढ़ लिया। रिटर्न आप तब भरोगे जब आपके पास पैन होगा, तो आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 139A लाया गया, 139A कि आपको पैन के लिए अप्लाई करना है, आपको पैन के लिए अप्लाई करना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते थे, रिटर्न फाइल तो तब होगा जब पैन होगा, मैंने पैन ही नहीं लिया, तो पैन ही नहीं लिया तो मैं रिटर्न कहां से फाइल करूंगा, तो मैंने पैन लेट लिया, इसलिए मैंने रिटर्न लेट फाइल किया। तो हम इंटरेस्ट पेनल्टी से बचने की काइंड ऑफ कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये सब चीजें नहीं हो सकती। सबसे पहले आपको पैन के लिए अप्लाई करना है 139A। कौन सा इंसान पैन के लिए अप्लाई करेगा? अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है, एवरी पर्सन अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है, तो आपको 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर, 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर, 19-20 की मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए के ऊपर है, 19-20 की मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए के ऊपर है, 20-21 जो मेरा असेसमेंट ईयर है उसका 31 मई यानी 31 मई 2020, 31 मई 2020 तक मुझे पैन के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। या फिर हर वो बंदा जो पीजीबीपी बिजनेस कैरी आउट कर रहा है और उसकी रिसीट्स एक्सीड करती है 5 लाख रुपए, इक्वल टू और एक्सीड्स 5 लाख रुपीज, तो मुझे पैन के लिए अप्लाई कर देना है बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पहले पहले अगर मेरी ग्रॉस रिसीट 5 लाख रुपए के ऊपर चले गए, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 31 मार्च को ही मेरी 5 लाख के ऊपर गई रिसीट और चले गई, चलो कोई बात नहीं, आप 31 मार्च को अप्लाई कर दीजिए। आप 1 तारीख को भी अप्लाई कर देंगे तो कोई आपके लिए बहुत बड़ा डिले है या इसके कारण आपको पेनल्टी लगा देंगे, इतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। एवरी पर्सन who is required to furnish a return under 139(4)(a) charitable and religious trust, आपको भी अगर आप ये 11-12 का एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं एंड आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है, 11-12 का एग्जेम्पशन एंड आपकी ग्रॉस रिसीट्स, मैं इनकम पे बोल देता हूं, ग्रॉस रिसीट्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर है, तो आपको 139(4)(a) के अंदर रिटर्न फाइल करना है। और अगर आपको 139(4)(a) के अंदर रिटर्न फाइल करना है तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते हैं कि पहले पहले आपको पैन के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है। या फिर हर वो बंदा जो किसी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर हुआ बट इज अदर देन इंडिविजुअल्स के अलावा। अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उन इंडिविजुअल्स को उन्होंने नीचे कवर कर लिया। उन्होंने बोला अगर आप 2.5 लाख के ऊपर के ट्रांजैक्शन में एंटर होते हैं, अगर आप 2.5 लाख रुपए के 2.5 लाख रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन में एंटर होते हैं, तो असेसमेंट ईयर के 31 में इमीडिएटली फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर लिखा है, असेसमेंट ईयर ही हो गया, असेसमेंट ईयर के फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर आपको पैन के लिए अप्लाई कर देना। हो सकता है इसके कारण मुझे कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं 2.5 लाख का ट्रांजैक्शन तो कर लिया पर मुझे रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए असेसमेंट ईयर वर्ड गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, 31 में ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर के 31 मई तक के आपको अप्लाई कर देना है पैन के लिए। वही नहीं, अगर आप एक कंपनी हो तो एमडी, डायरेक्टर्स,
अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म हो तो पार्टनर, ट्रस्ट हो तो ट्रस्टी, ऑथर्स, फाउंडर्स, कर्ता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर फॉर द ऑफिसर्स बेयरिंग इन फोर, जो भी लोग हो गए, ये सभी लोगों को पैन के लिए अप्लाई कर देना है बाय 31 में, बाय 31 में, ठीक है, इफ यू आर अ पर्सन कंपीटेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच कंपनीज। इसके अलावा सीबीडीटी कुछ और लोगों को पैन अलॉट कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट बाय नोटिफिकेशन, ठीक है। अब उन्होंने यहां पे कुछ और पॉइंट्स बताए। सीबीडीटी एम्पावर्ड है कि वो ऑफिशियल गैजेट में बता देगा कि भाई इन लोगों को भी पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, कभी कभी सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए, कुछ लोगों की हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे किसी बंदे ने फ्लैट खरीदा तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, बराबर है, टीडीएस काटना पड़ेगा। तो टीडीएस अगर आपको काटना पड़ेगा, खैर ये पॉइंट आगे भी आएगा, पैन तो नहीं चाहिए पर पैन तो चाहिए सामने वाले का टीडीएस काटने के लिए। अब आपने आज तक कभी रिटर्न ही फाइल नहीं किया, अब आप बोल रहे हो घर खरीद लिया, अरे कोई इंसान पिछले 30 साल से काम कर रहा है, पैसा इकट्ठा किया और अब घर खरीद रहा है, तो क्यों नहीं खरीद सकता है घर, बराबर है। तो ऐसे में भी आपको पैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पे कवर की जाने की बात है। या फिर कोई और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, या फिर असेसिंग ऑफिसर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे बोल सकता है, आपको एक पैन अलॉट कर देगा कि आपने जिस तरह के ट्रांजैक्शन किए हम आपको एक पैन अलॉट कर रहे हैं, भले आपको रिटर्न नहीं फाइल करने की जरूरत हो या कुछ भी हो। पर्सन मेंशन्ड इन 1 to 4 may apply to the assessing officer for allotment of PAN other than, या फिर आपको खुद पैन के लिए अप्लाई करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई मुझे पैन चाहिए, मेरे हाथ में एक पैन रहना चाहिए, पैन वर्क्स एज एन एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, तो मैंने पैन के लिए अप्लाई कर दिया। तो आप अपने असेसिंग ऑफिसर को बोलो कि भैया मुझे पैन अलॉट करो, आप ऑनलाइन पैन के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आप ये जो पैन लेते हैं, ये पैन कुछ डॉक्यूमेंट्स में कोट करना मैंडेटरी होता है, ध्यान रखिए। आप जो पैन लेते हैं, ये पैन कुछ डॉक्यूमेंट्स में कोट करना मैंडेटरी होता है। इसके पहले मैं इसकी पेनल्टी पे आ जाता हूं कि अगर आपने पैन नहीं लिया तो क्या होगा। अगर आपने पैन नहीं लिया तो 272B ये आगे आएगा, यहां पे 272B फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ 139A, आपको हमने टाइम पीरियड दिया है, ये टाइम पीरियड में आपने पैन के लिए अप्लाई नहीं किया, हम आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी लगा देंगे, 10,000 रुपए की पेनल्टी फॉर नॉन एप्लीकेशन ऑफ पैन। क्लियर है यहां तक के? अब ये पहली पेनल्टी हुई। यहां से मैं आपको दूसरी पेनल्टी की तरफ लेके चले जाऊंगा कि आपको पैन का नंबर कोट करना जरूरी है। अगर आप परचेज करते हैं कोई मोटर व्हीकल अदर देन 2 व्हीलर्स तो आपको अपना पैन नंबर कोट करना है। अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपको पैन नंबर कोट करना जरूरी है। हाँ, वहां पे आप एक फॉर्म 60 रहता है, वो आगे आएगा कि अगर हमारे पास पैन है ही नहीं तो हम वो फॉर्म फिल कर देंगे। अगर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू अ बैंकिंग कंपनी फॉर क्रेडिट और डेबिट कार्ड, आप अपना पैन नंबर कोट करेंगे। पैन नहीं है, वो जो फॉर्म रहता है वो फिल कर दीजिए। डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो रेस्टोरेंट में अगर आपका बिल 50,000 रुपए के ऊपर चला गया तो आपको पैन नंबर कोट करना जरूरी है। फॉरेन कंट्री पेमेंट फॉर परचेस ऑफ एनी फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री घूमने जाना है, मैंने फॉरेन करेंसी खरीदना है, फॉरेन करेंसी खरीदते समय अगर मैं 50,000 के ऊपर की करेंसी खरीद रहा हूं तो मुझे पैन नंबर कोट करना जरूरी है। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदना है मुझे। अक्वायरिंग डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, acquiring bonds issued by them, deposits with banking company और cooperative banks। अगर 50,000 रुपए के ऊपर आपने कभी कैश डिपॉजिट के लिए गए होंगे तो वहां दिखा रहता है ना 50,000 रुपए के ऊपर काइंडली कोट योर पैन नंबर। परचेस ऑफ बैंक ड्राफ्ट और ऑर्डर्स ऑफ बैंकर्स चेक, तो ये काफी बड़ी एक लिस्ट दी गई है। इन सारी की सारी केसेस में आपको पैन नंबर कोट करना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन एक माइनर एंटर करता है, देखिए माइनर को एक्टिंग वगैरह उसकी खुद की स्पेशलाइज स्किल्स करना जरूर अलाउड है। अब अगर माइनर इनमें से किसी भी इसके अंदर में एक्ट के अंदर में जाता है तो वो कोट किसका करेगा, पेरेंट और गार्डियन का पैन नंबर कोट करेगा। क्लियर है यहां तक है? क्लियर है यहां तक है? अदर देन स्पेशलाइज स्किल्स वगैरह की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। अगर आपके पास पैन नहीं है, आप फॉर्म नंबर 60 फिल करके दे दीजिए कि भैया हमारे पास पैन नहीं है, ठीक है। अगर आपने पैन नंबर कोट नहीं किया इन ट्रांजैक्शन में पैन नंबर नहीं कोट किया तो आपको जो पेनल्टी है वो है 10,000 फॉर ईच सच
डिफॉल्ट, ईच सच डिफॉल्ट। मैं वापस आपको आगे लेके चलता हूं। फेलियर टू कोट पैन, ये आधार नंबर पे मैं बाद में आऊंगा। इन एनी डॉक्यूमेंट्स अंडर 139A5C, 139A5C 10,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट, फॉर ईच सच डिफॉल्ट। ठीक है, यहां पे भी बताया गया है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये वाला डिफॉल्ट अभी आएगा तब दिखाता हूं मैं आप लोगों को। इसके अलावा ये डिफॉल्ट की पेनल्टी दो तरफा है, एक तरफा आपने नहीं बताया, दूसरा जिसने आपसे पैसा लिया, देखो मैं पैसा दे रहा हूं तो कोई ले रहा है, उसने पैन नंबर नहीं लिया, उसने उस पैन नंबर को ऑथेंटिकेट नहीं किया। एक तो मैंने नहीं दिया, सामने वाले ने नहीं लिया, उसको भी मैं पेनल्टी लगा दूंगा 10,000 फॉर ईच सेट डिफॉल्ट। एक तो है फेलियर टू कोट, उसके अलावा फेलियर टू एंश्योर दैट पैन नंबर इज ड्यूली कोटेड, सामने वाले के ऊपर, एक तो मेरे ऊपर कि भाई मैंने नहीं बताया 10,000 फॉर ईच सेट डिफॉल्ट, सामने वाले ने नहीं देखा 10,000 फॉर ईच सेट डिफॉल्ट, उसके अलावा उन्होंने बोला आपने ऑथेंटिकेट भी नहीं किया। ऑथेंटिकेट भी करना है, ये नया प्रोसेस आया, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। आपको सिर्फ कोट नहीं करना है, सामने वाला ऑथेंटिकेट भी करेगा कि पैन नंबर सही है या नहीं है, तो 10,000 फॉर ईच सेट डिफॉल्ट। समझ में आया? आप डिफॉल्ट करो, हम आपको पैन देंगे ही नहीं, मतलब हम आपको 10,000 रुपए का पेनल्टी लगा देंगे। क्लियर है? वहां जगह जगह आधार क्यों लिखा है वो हम बाद में देखेंगे, बस थोड़ी देर में हम वो आधार के पॉइंट के ऊपर भी आने वाले हैं। ठीक है, रूल्स के अंदर में बताया गया है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, काउंसिलर ऑफिसेस या ऐसी कुछ सिमिलर बॉडीज को पैन नंबर कोट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इंटीमेशन ऑफ पैन टू पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, टू अ पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, टीडीएस जिसने काटना है उसको आपको पैन नंबर बताना पड़ेगा। क्लियर है? अब वो बोलता है मेरे पास पैन ही नहीं है, तो सामने वाला तो टीडीएस सबसे हाईएस्ट रेट के ऊपर 20% हमने देखा, कुछ केसेस में हमने एमएमआर देखा, एक ही केस में देखा, तो आप वो उसको टीडीएस काट लेना है। अब आपने उसको पैन नंबर नहीं दिया, आपके ऊपर 10,000 रुपीज का पेनल्टी, अगर आपके पास पैन है और फिर भी नहीं दे रहे हो, और सामने वाले के ऊपर 10,000 रुपीज क्योंकि उसने आपसे पैन नंबर नहीं लिया। सपोज उसने पैन नंबर लिया पर आपने उसे गलत पैन नंबर दे दिया। ये तो बहुत कॉमन है कि यार पैन नंबर ही कोड करना है ना, मैं किसी का भी पैन नंबर कोड कर देता हूं, दे दिया मैंने किसी का भी पैन नंबर उसको। पैन नंबर का देना ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आप कभी जेरोक्स सेंटर में जाइए, कुछ जेरोक्स सेंटर्स वाले क्या करते हैं, 2 कॉपी निकाल लेते हैं, एक आपको दे देते हैं, एक अपने पास रखते हैं, और ये डेटा फिर दूसरों को सेल कर देते हैं। वो दूसरे लोग क्या करते हैं, अलग अलग पैन नंबर्स के बेसिस पे अलग अलग ट्रांजैक्शंस में एंटर हो जाते हैं जगह जगह। अब ऐसा ही एक केस है कि आपने गलत पैन नंबर कोड कर दिया, आपने एक गलत पैन नंबर कोड करके सामने वाले को दे दिया। उस बंदे ने इसे ऑथेंटिकेट नहीं किया, ऑथेंटिकेट नहीं किया, उसे हम 10,000 रुपए का डिफॉल्ट पेनल्टी लगा देंगे। होगा क्या, गलती से सपोज कीजिए मेरा पैन नंबर आपने कोड कर दिया और उसने मेरा टीडीएस काट दिया। अब मैंने जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोला मेरी ऐसी कोई इनकम ही नहीं है, ये टीडीएस मेरा है ही नहीं, मैं तो जानता भी नहीं है टैन नंबर है किसका, आप चेक कीजिए। असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस भेजेगा, आपको यानी जिसको आपने नंबर दिया मेरा, उसको नोटिस भेजेगा, भैया ये कौन है, कौन है, तो उसने वो बताएगा ट्रांजैक्शन ये बंदे ने ये पैन नंबर मेरे को दिया। वो उसके ऊपर पेनल्टी रेज करेगा, पहले तो सामने वाले के ऊपर, आपके ऊपर कि भैया आपने गलत पैन नंबर कोड किया है, उसके ऊपर पेनल्टी रेज करेगा कि तुमने ऑथेंटिकेट क्यों नहीं किया, तुमने ऑथेंटिकेट करना चाहिए। ऑथेंटिकेशन अब आएगा, ओटीपी के थ्रू होगा ऑथेंटिकेशन, या जैसा भी ऑथेंटिकेशन होगा, कोई एक तरीका निकलेगा ऑथेंटिकेशन का, उससे ऑथेंटिकेशन होगा। ठीक है, कोटिंग ऑफ पैन नंबर इन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट फर्निश्ड अंडर 192(2)(c) गिविंग पर्टिकुलर्स ऑफ perquisites or profits in lieu of salary provided to any employee, ऐसे में पैन नंबर देना पड़ता है उस एम्प्लॉय का। सर्टिफिकेट्स, अदर मैटर्स, रिक्वायरमेंट टू इंटीमेट पैन एंड कोड पैन नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन पर्सन्स, किनको नहीं करना है, डज नॉट हैव एनी टैक्सेबल इनकम एंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पैन, भैया मेरे को पैन लेने की जरूरत नहीं है तो नहीं करूंगा, तो वो ऐसे में अपना पैन नंबर कोड नहीं करेगा। इंटीमेशन ऑफ पैन टू पर्सन कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स, टीसीएस सेम पॉइंट, आपको पैन नंबर कोड करना बताना है, आपने नहीं बताया, आपके ऊपर 10,000 रुपए फॉर ईच सेट डिफॉल्ट, सामने वाले के ऊपर कि उसने ऑथेंटिकेट नहीं किया, या तो उसने लिया नहीं या फिर उसने ऑथेंटिकेट नहीं किया, 10,000 फॉर ईच सेट डिफॉल्ट।
कोटिंग ऑफ पैन इन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, कोटिंग ऑफ पैन इन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स डेटा फर्निश प्रिपेयर्ड डिलीवर्ड। अब लाया गया पॉइंट नंबर 15। मैं आपको पॉइंट नंबर 15 समझाता हूं दूसरे सेक्शन से 139AA। आपके पास पैन नहीं है, आप आधार नंबर कोट कर दीजिए। आपके पास पैन नहीं है या आपको पैन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आप आधार नंबर कोट कर दीजिए। आधार नंबर के बेसिस पे भी अब ये लोग आधार और पैन को इंटरलिंक कर रहे हैं, आप समझिए। अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे असेसिंग ऑफिसर आधार के बेसिस पे ही आपको पैन नंबर अलॉट कर देगा। Every person eligible to obtain an Aadhaar number is required to mandatorily quote his Aadhaar number on or after 1st July 17 in an application made for PAN in the return of income। रिटर्न में पैन नंबर देना जरूरी है और पैन एप्लीकेशन में आपको आपका आधार नंबर कोट करना जरूरी है। मैंडेटरी कोटिंग ऑफ एनरोलमेंट आईडी वेयर पर्सन डज नॉट हैव एन आधार नंबर। आपके पास आधार नंबर नहीं है पर आपने आधार के लिए एनरोल किया है तो एक एनरोलमेंट आईडी मिलता था, वो एनरोलमेंट आईडी आप यहां पे डिस्क्लोज कीजिए। Intimation of Aadhaar number to prescribed authorities। Every person who has been allotted PAN and is eligible for Aadhaar number shall intimate his Aadhaar number to Principal Director General of Income Tax। आजकल वो आपको हर बार आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाते हैं तो वो बोलता है ना लिंक कीजिए, ये वो वाला है। Notwithstanding the last date of intimating linking Aadhaar with PAN being 31st December, अभी एक्सटेंड हो गई है। Clarified that with effect from 1st April 2019 mandatory to quote and link Aadhaar either manually or electronically। आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका ये जो पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। पहले तो इनवैलिड लिखा गया था, अब इनवैलिड इन्होंने हटा दिया, इनऑपरेटिव हो जाएगा। यानी आपका पैन तब तक ऑपरेट नहीं करेगा जब तक कि आप लिंक नहीं कर देते। क्लियर है यहां तक के? देखिए, प्रोविजन नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन क्लास ऑफ पर्संस, किनको नहीं लगाएंगे, इन रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, आप आसाम में रहते हैं, आप मेघालय में रहते हैं, कोई बात नहीं, आप मत कोट कीजिए, चलेगा हमको। नॉन रेसिडेंट्स को कोट नहीं करना है। नॉन रेसिडेंट क्यों पैन के लिए अप्लाई करे, वैसी वाली कहानी है। उन लोगों को जिनकी एज 80 से ज्यादा हो गई है, भाई उनको जबरदस्ती का हार्डशिप हम लोगों ने नहीं लगाया। सुपर सीनियर सिटीजन्स, या फिर यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यू मे बी ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू मे बी ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको आधार दिया नहीं जाएगा तो आप आधार कोट ही क्यों करेंगे, यू आर नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको आधार कोट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक के? चलिए, यही चीज, यही पॉइंट डाला गया पैन के अंदर में। Every person who is required to furnish or intimate or quote his PAN may furnish or intimate or quote his आधार नंबर। आपको पैन बताना है, आपने पैन नहीं बताया, कोई बात नहीं, आधार दे देंगे चलेगा। आपके पास पैन है, पैन दीजिए, पैन नहीं है आपके पास, आधार दे दीजिए। आपने पैन नहीं दिया तो भी आधार दिया, चलेगा, may furnish। अब कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास तो पैन है ही नहीं। अरे पर आपके पास आधार तो है। देश के ऑलमोस्ट 122 करोड़ लोगों के पास आधार है, ऑलमोस्ट, हो सकता है मेरा फिगर गलत हो पर ये रफली है आसपास। 122 करोड़ लोगों के पास आधार है, तो भाई हर वो बंदा जो ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहा है और बोलता है फॉर्म 60 फिल करके देता है, बोलता है भैया मेरे को तो पैन लगता ही नहीं, मेरी इनकम किसी भी लिमिट के अंदर आती नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना आधार नंबर कोट कीजिए। असेसिंग ऑफिसर चेक करते बैठेगा, अगर उसे लगेगा कि आपको पैन अलॉट करना जरूरी है, वो आपको पैन अलॉट कर देगा। ठीक है, ये आधार नंबर भी अगर दे रहे हो ना तो इसे भी ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिए, आधार भी ऑथेंटिकेट होगा। Not been allotted PAN but possess Aadhaar number, has been allotted PAN and has intimated his Aadhaar number to the prescribed authority in accordance with the requirements। आपने अथॉरिटी को अपना आधार नंबर यानी लिंक कर दिया है पैन और आधार को, तो PAN should be allotted in the manner to a person who has not been allotted PAN but possess Aadhaar number। ठीक है, कोटिंग एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ पैन और आधार नंबर, ये मैं आपको ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा था। एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू द प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शन will have to quote Aadhaar number as the case may be in the documents pertaining to the transaction। Such person are also required to authenticate such PAN और Aadhaar in the prescribed manner। सबसेक्शन 6A, जो आगे जाके आप पेनल्टी देख रहे हो ना 6A वाली, ये 6A वाली, एक बंदे को कोट करना है, दूसरा 6A सामने वाले को ऑथेंटिकेट करना है। Every person receiving such document has to ensure that PAN and Aadhaar has been duly quoted। नहीं किया तो 10,000 for each such default, each such default, हर डिफॉल्ट के साथ 10,000 रुपए की पेनल्टी लगती चल जाएगी। तो पैन लेना जरूरी है, कुछ केसेस में पैन आपने नहीं लिया तो हम आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी लगा देंगे। ठीक है ना, किसी एग्जामिशन लिमिट के ऊपर की इनकम है,
या फिर देखिए फर्म कंपनी वगैरह को तो अप्लाई करना ही है सीधा सीधा। बैंक के अंदर में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड, बहुत सारे हम लोगों ने अकाउंट देखे बहुत। तो आपको इन सब जगहों पे, कुछ जगहों पे कोट करना जरूरी है, कुछ जगहों पे आपको अप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, वापस से एक बार मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से बता देता हूं मैं आपको क्या बोल रहा हूं। हर बंदा जिसकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट के ऊपर रहेगी, आप ट्रस्ट हो, आपके बिजनेस में 5 लाख रुपए के ऊपर की ग्रॉस रिसीट्स होने वाली है, आप अदर देन पर्सन हो जो 2.5 लाख के ऊपर के ट्रांजैक्शन के अंदर में एंटर, अदर देन इंडिविजुअल हो, 2.5 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो और आप उस पर्सन से लिंक्ड कोई इंडिविजुअल हो, तो आपको पैन नंबर लेना जरूरी है, या फिर किसी को ऑफिशियल गेजेट के थ्रू आईसी इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बोल के रखा है कि आपको पैन लेना पड़ेगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी डेटा कलेक्ट करना चाहती है, इसके लिए आपको पैन लेना पड़ेगा। असेसिंग ऑफिसर ने आपको पैन अलॉट कर दिया। ये कुछ केसेस हो गए। ये अगर आपने नहीं अप्लाई किया तो हम आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी लगा देंगे। आपको ये जो पैन नंबर मिला है, ये आपको कई सारे ट्रांजैक्शन में 50,000 रुपए के ऊपर का बिल होटल के अंदर में, इन सब जगहों पे कोट करना जरूरी है। नहीं कोट किया 10,000 फॉर ईच सेट डिफॉल्ट। टीडीएस के अंदर में आप लोगों को पैन नंबर कोट करना जरूरी है, टीसीएस में आपको पैन नंबर कोट करना जरूरी है। नहीं किया 10,000 फॉर ईच सेट डिफॉल्ट। आपके पास पैन नहीं है कोई बात नहीं, फॉर्म 60 फिल कर दीजिए, पर आधार नंबर कोट करना पड़ेगा, आधार नंबर कोट करना पड़ेगा। हर वो बंदा जो आपसे ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, उसको आपसे डॉक्यूमेंट लेना भी जरूरी है, उसे ऑथेंटिकेट करना भी जरूरी है। उसने नहीं लिया 10,000 फॉर ईच सेट डिफॉल्ट, उसने लेने का तो ऑथेंटिकेट नहीं किया 10,000 फॉर ईच सेट डिफॉल्ट, आपने भी ऑथेंटिकेट नहीं करवाया, आपके ऊपर भी 10,000 फॉर ईच सेट डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये सारी के सारी बातें यहां पे ली गई है। आपके पास पैन नहीं है, आप आधार कोट कर दीजिए। अगर आपके पास आधार है, पैन से लिंक्ड है, पैन नंबर नहीं याद, आधार नंबर बता दीजिए। आपके पास पैन नंबर नहीं है, आधार नंबर बता दीजिए, ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन तो करवाना जरूरी है। इन सभी केसेस में हम लोगों को ऑथेंटिकेशन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 139B बहुत छोटा सा है, आप अपना रिटर्न किसी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर के थ्रू कर सकते हैं। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स लाए गए हैं, उनके थ्रू आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए, चलेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसके अंदर में नहीं आती है। आई होप यहां तक के हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो समझ में आया होगा, क्लियर होगा। अब अगला सेक्शन पढ़ेंगे 140। हमने पढ़ा कि रिटर्न फाइल करना है, पैन लेना है, पैन लेना है, 139(1) में आपको रिटर्न फाइल करना है। आपने जो रिटर्न फाइल किया, इस रिटर्न को ऑथेंटिकेट करना जरूरी है। गड़बड़ क्या होगी, रिटर्न फाइल कर दिया, असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर भेज दिया, वो बोलेगा सामने वाले मैंने तो ये रिटर्न फाइल ही नहीं किया। ये भी तो गड़बड़ हो सकती है ना, मैंने तो रिटर्न फाइल ही नहीं किया बोल देगा, हाथ खड़े कर देगा कुछ भी गड़बड़ हुई तो। इसीलिए कोई भी रिटर्न को वेरीफाई करना जरूरी होता है, ऑथेंटिकेट करना जरूरी होता है। वो बोलता है कि भैया ये जो रिटर्न है ये सही बंदे ने फाइल किया है, पहले ये वेरिफिकेशन दो। तो इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का रिटर्न है, इंडिविजुअल खुद उसके ऊपर आप वो साइन करते हो ना, या फिर आप अपना डीएससी लगाते हो, ये वो हो गया। सर्कमस्टेंसेस नॉट कवर्ड अंडर 1, 2, 3 बिलो, बट सपोज ही इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, ही इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया हिमसेल्फ डीएससी के थ्रू, या फिर अगर उसने किसी को अथॉरिटी दे के रखी है पावर, तो वो सपोज ही इज मेंटली इनकैपेसिटेटेड, हिज गार्डियन और अ पर्सन टू कम्पीटेंट एक्ट ऑन हिज बिहाफ, पावर ऑफ अटर्नी जिसके पास है, वेयर एनी अदर पर्सन इट इज नॉट पॉसिबल for an individual to verify the return, for some reason he is not able to verify the return, वो कोमा में है, हो सकता है, तो person who is duly authorized। HUF के केस में उनका कर्ता is not present in India, adult family of the member of the HUF। ठीक है, यहाँ member बोला गया है, co-partner word यूज नहीं हुआ। where कर्ता is mentally incapacitated, adult member। कंपनी के केस में कंपनी का MD, where due to unavoidable reasons MD is not available, any director of the company, managing director है ही नहीं, any director of the company, company is a not resident of India, NR company, NR company, person who holds the power of attorney, उसके बिहाफ में जो यहाँ पे एक्ट कर सकता है, company is wound up, liquidator, appointed a receiver, liquidator, management of the company has been taken over by central government, principal officer of the company, application insolvency professionals। In case of a firm, the managing partner, suppose for unavoidable reasons he is not available, any partner not being minor, no managing partner, any partner of the firm। LLP designated partner नहीं है या unavoidable reasons के लिए available नहीं है, any partner of the firm। Local authority, principal officer, political party, chief executive officer, any other association, members of the association, any other person, the person to whom who is competent to act on his behalf।
इनमें से किसी ना किसी को इस रिटर्न को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। चलिए 139(1) 139(a) पैन के लिए अप्लाई किया, 139(1) रिटर्न फाइल किया, रिटर्न को वेरीफाई कर दिया। अब ये पूरी कहानी के बाद हो सकता है कि आपका टैक्स निकल रहा है, आपका टैक्स निकल रहा है। हमने आप लोगों ने एडवांस टैक्स वगैरह सब कुछ पहले पढ़ा है, तो हम एडवांस टैक्स की बात करते हैं। आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। आपने एडवांस टैक्स भर दिया 44AD के अंदर में, आपने एंड में एडवांस टैक्स भर दिया, सबसे एंड में। तो ये पूरा का पूरा एडवांस टैक्स वगैरह भरने के बाद भी सपोज कीजिए कि कुछ टैक्स निकल रहा है, मैं सिर्फ वो केसेस की बात कर रहा हूँ, कुछ टैक्स फिर भी निकल रहा है पूरा भरने के बाद, रिफंड नहीं है, नील नहीं है, कुछ नहीं, कुछ तो टैक्स निकल रहा है। अब रिटर्न फाइल करते समय वो जो कुछ तो टैक्स निकल रहा है ये आपको भरना पड़ेगा, और ये आप भरोगे इन द नेम ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेक्शन 140A आप ये अमाउंट पे करोगे इन द नेम ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ठीक है, हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं 30 जून को। 30 जून तक के हम लोगों का जो पूरा टैक्स लाइबिलिटी निकला, सपोज करो 2 लाख रुपए निकला, हमने 1,80,000 रुपए भर दिया था, टीडीएस उसके अंदर में कट गया था, सब कुछ सारी की सारी चीजें कंसिडर कर ली गई थी, डबल टैक्स अवॉइडेंस वगैरह सब कुछ। 20,000 रुपए और पे करना निकल रहा है। ये 20,000 रुपए और अब आप पे करोगे। आप केवल ये 20,000 नहीं पे करोगे, आपका जो इंटरेस्ट वगैरह ड्यू बन रहा है 234ABC, आपका कोई लेट फाइलिंग फीस वगैरह कुछ भी निकल रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें भी आपको पे करनी पड़ेगी, सब कुछ पे करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, रफली एक आइडिया ले लीजिए इस सेक्शन का। ये सेक्शन बोलता है कि अगर आपका कोई टैक्स निकल रहा है आफ्टर डिडक्टिंग एनी टैक्स ऑलरेडी पेड, टीडीएस टीसीएस जो आपका निकला था, 89 का रिलीफ अगर आपको मिल रहा है तो वो हटाने के बाद 90, 90 या 91 डबल टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, मैट के अंदर में आपका कोई क्रेडिट बनता था, एएमटी के अंदर में आपका कोई क्रेडिट बनता था, तो वो सारी की सारी डिडक्ट कर दीजिए। इसके बाद भी अगर कोई टैक्स निकल रहा है तो वो टैक्स भरिए। ये टैक्स सपोज आपने नहीं भरा तो you'll be considered to be assessee in default। ठीक है, order of adjustment of amount paid by the assessee where the amount paid by the assessee falls short or aggregate of tax interest thereof, यानी आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया और ये कम पे करने में आ गया। आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा और ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स कम आ रहा है। मतलब सपोज करो कि इंटरेस्ट के साथ 2 लाख बन रहा था, आपने सिर्फ 1,80,000 रुपए भरा, 20,000 रुपए शॉर्ट हो गया। सेल्फ असेसमेंट टैक्स के बाद भी होता क्या है, रिटर्न्स बाद में कोई एरर निकला या कोई निकला तो हम लोग देखेंगे अभी, इसके बाद ही हम इमीडिएटली पढ़ने वाले हैं। 142(1) के अंदर में एरिथमेटिकल एरर्स वगैरह सब कुछ रेक्टिफाई करके आपको रिटर्न वापस भेजा जाता है, और वो रिटर्न में वो कोई डिमांड अगर एडिशनल है तो वो डिमांड रेज कर देता है। मतलब आपने जो अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया सेल्फ असेसमेंट टैक्स के साथ वो भी कम पड़ रहा है, वो भी कम पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इट विल बी डीम्ड कि आपने जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है या जो भी टैक्सेस भरे हैं इसमें पहले आपने इंटरेस्ट पे किया है, पहले आपने इंटरेस्ट पे किया है। अमाउंट पेड शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स फीस पेएबल एंड देयर आफ्टर टुवर्ड्स इंटरेस्ट। फीस पेएबल 234F, फिर उसके बाद कोई इंटरेस्ट अगर आपका निकलता है 234ABC, वो सब कुछ पहले डिडक्ट होगा, उसके बाद हम टैक्स एडजस्टमेंट करेंगे। सपोज आपने टैक्स पे किया है 2 लाख रुपए, अब ये 2 लाख रुपए में 1,80,000 रुपए का टैक्स था, 5,000 रुपए लेट फाइलिंग फीस थी और 15,000 रुपए इंटरेस्ट था। लेट फाइलिंग फीस और टैक्स 142(1) में इंटीमेशन आ गया कि भाई 2,10,000 रुपए का टैक्स बनना था, आपने तो कम टैक्स भरा है, 2,10,000 रुपए भरना चाहिए था। तो 2,10,000 रुपए का वो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, वो बोलेंगे 2,10,000 रुपए में आपने 15,000 रुपए जो आपने जो 2 लाख रुपए पे किया, आपने 15,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया है, 5,000 रुपए आपने लेट फाइलिंग फीस पे किया है। पहले लेट फाइलिंग फीस फिर इंटरेस्ट कंसिडर किया जाएगा। अब आपकी जो डिमांड ऑफ टैक्स है वो आ रही है 1,90,000, आपने सिर्फ 1,80,000 रुपए भरे हैं, आपके 10,000 रुपए का और टैक्स बकाया है, काइंडली पे द टैक्स। उल्टा नहीं पकड़ेगा वो, ये नहीं बोलेगा आपने टैक्स पे कर दिया इंटरेस्ट नहीं पे किया है, वो बोलेगा इंटरेस्ट पहले डिडक्ट करो, सबको डिडक्ट करो, उसके बाद में आप बात करो कि भाई कितना टैक्स कम पे किया है। क्लियर है यहां तक के? 234A हमने पढ़ा था। फॉर दिस पर्पस इंटरेस्ट पेएबल अंडर 234A कैसे कंसिडर किया जाएगा, जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है उसमें से एडवांस टैक्स, टीडीएस, 89 का रिलीफ, 90, 90A, 91, वही सेम बातें जो वहां पे दी है वो सब डिडक्ट कर दो। उसके बाद भी कुछ अमाउंट ड्यू बन रहा है तो वो इंटरेस्ट निकलेगा 234A। 234B एडवांस टैक्स अगर आपने कम भरा है तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेएबल शैल बी कंप्यूटेड ऑन असेस्ड टैक्स ऑन द अमाउंट ऑन विच एडवांस टैक्स फॉल्स शॉर्ट ऑफ द असेस्ड
टैक्स, उसमें भी ये सारे के सारे डिडक्शंस लेने के बाद। सेल्फ असेसमेंट टैक्स इज डीम्ड टू हैव बीन पेड इवन टुवर्ड्स रेगुलर असेसमेंट अंडर 153A। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि आप सिर्फ 139(1) में रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, आपको आगे जाके 143, 144 में भी रिटर्न फाइल करना पड़ता है, 153A में भी आएगा बाद में। तो इट इज डीम्ड कि आपने यहाँ पे जो भी टैक्स भरा है, इनफैक्ट सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी भरा है, दिस इज ऑल्सो डीम्ड टू बी द टैक्स पेड फॉर ऑल दीज 3। आगे जाके पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। आपने कोई भी रिटर्न फाइल किया हो, आपके एडवांस टैक्स, आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एवरी टैक्स इज डीम्ड टू हैव बीन पेड टिल दैट पॉइंट, ठीक है। अगर फेलियर होता है तो क्या होता है, आपको असेसी इन डिफॉल्ट मान लेंगे, आपको हम असेसी इन डिफॉल्ट मान लेंगे अगर आपकी तरफ से कोई फेलियर होता है। क्लियर है यहां तक के? चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया देते हुए चल रहा हूं कि किस तरीके से पूरा का पूरा मतलब कैलकुलेशंस वगैरह सब चीजें कैसे होती है, टैक्स पेमेंट तक के हम पहुंचे हैं कि कैसे होता है, ठीक। मैं एक सेक्शन स्किप करके आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा सा आगे आइए और देखिए सेक्शन 143। सेक्शन 143, हर एक रिटर्न जो फाइल होता है वेरीफाई होता है, जिसपे सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा जाता है। अगर नहीं निकला सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोई बात नहीं, इन सभी का असेसमेंट होता है, सभी का असेसमेंट होता है, इन सबका असेसमेंट होता है अंडर 143(1). 143(1) कौन करता है? सीपीसी बैंगलोर। सिस्टम करता है, कंप्यूटर करता है, पहले असेसिंग ऑफिसर नहीं करता है, सिस्टम करता है, कंप्यूटर इसके अंदर में पूरा का पूरा चेकिंग करता है। ये पूरे के पूरे सिस्टम में वो क्या चीजें चेक करता है, सारे के सारे रिटर्न्स में वो क्या चेक करता है, क्या आपकी तरफ से कोई एरिथमेटिकल एरर हुआ है? आज की डेट में पॉसिबल नहीं है एरिथमेटिकल एरर होना, क्योंकि आप लोग जब ऑनलाइन डिटेल फिल करते हो, आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी डाला, 30% डिडक्शन वो खुद क्लेम कर लेता है, डिडक्ट कर देता है, तो आप एरिथमेटिकल एरर नहीं कर सकते। 26AS में हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई गलती हुई हो, तो उस केस में वो डिमांड वगैरह में भी निकाल सकता है, बट आजकल नहीं निकालता। हम लोग आगे देखेंगे, वो वाला पॉइंट यहाँ से डिलीट कर दिया गया। एक F पॉइंट था 26AS वाला, वो उन्होंने हटा दिया। वो कैश बेसिस पे जो लोग इनकम दिखाते हैं उन लोगों के लिए डाला गया कि जो लोग कैश बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे सिस्टम डिमांड निकाल देता था, अपने को वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आपकी तरफ से कोई एरिथमेटिकल एरर है या फिर इनकरेक्ट क्लेम है, इफ सच इनकरेक्ट क्लेम इज अपेरेंट फ्रॉम एनी इंटीमेशन इन द रिटर्न, फ्रॉम एनी इंटीमेशन इन द रिटर्न, एरिथमेटिकल एरर है, या फिर आपने जो क्लेम किया है वो क्लेम ही गलत है, वो क्लेम बनता ही नहीं है, ठीक है। डिसअलाउंस ऑफ लॉस इफ रिटर्न इज फाइल्ड बियॉन्ड ड्यू डेट, हम लॉस कैरी ओवर हमने लिख के रखा होगा, वो इसके अंदर में डिसअलाउ कर देगा, बोलेगा कि नहीं आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हो। डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट बट नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटिंग टोटल इनकम इन द रिटर्न, ये एक पॉइंट हमारा मेन पॉइंट हो जाता है। ऑडिट रिपोर्ट में तो बोला गया है कि ये वाला जो एक्सपेंडिचर है ये लिया गया, ये डिसअलाउ कर देना चाहिए, पर एक्चुअली डिसअलाउ किया नहीं गया, रिटर्न फाइल करते समय डिसअलाउ नहीं किया गया, ठीक है, डिसअलाउ कर देंगे। डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 10AA ATIA IB ICIE इफ फाइल्ड बियॉन्ड ड्यू डेट, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न तक के आप लोगों को रिटर्न फाइल करना है, ये सारे डिडक्शन क्लेम करना है, आपने उसके बाद फाइल किया, ये सब सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको डिसअलाउ कर देगा। वो बोलेगा इन सभी केसेस में हम आपकी इनकम को डिसअलाउ करते हैं, यानी कुछ डिडक्शंस वगैरह एडजस्टमेंट्स करेगा और आपके ऊपर एक डिमांड रेज कर देगा, या फिर लॉस है तो आपको कैरी ओवर नहीं करने देगा। अब ये सारी केसेस में हम बोल सकते हैं आपके ऊपर अनड्यू हार्डशिप हो रही है अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ अच्छा हो रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे रिफंड का क्लेम उन्होंने बढ़ा दिया, इंटरेस्ट आपने ज्यादा दिखा दिया था उसने कम कर दिया, हो सकता है, बट द पॉइंट इज उसने बोला कि नहीं, इन सब के कारण अगर आपके ऊपर अनड्यू हार्डशिप हो रही है कोई बात नहीं, हम आपको राइट टू बी हर्ट देंगे, राइट टू बी हर्ट देंगे, ठीक है। 30 दिन का समय दिया जा रहा है आपको। इंटरेस्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस इंटीमेशन हैज टू बी गिवन requiring him to respond to such adjustments. Such intimation may be in writing through electronic mode. Through electronic mode. आपको 30 दिन के अंदर रेस्पॉन्स देना, और अगर आपने 30 दिन के अंदर रेस्पॉन्स नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि हमने जो डिमांड रेज की है वो डिमांड सही है, करेक्ट है, हमने जो डिमांड निकाली है वो एकदम करेक्ट है। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं यहां तक कि क्या बोल रहा हूं आपको। हम आगे जाके एक सेक्शन पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 156, यानी डिमांड नोटिस। अगर किसी भी तरह का असेसी के ऊपर डिमांड रेज करना है तो आपने जो भी उसका असेसमेंट किया, असेसमेंट के साथ, असेसमेंट ऑर्डर के साथ आप एक डिमांड नोटिस अटैच करते हैं, तभी डिमांड उससे पेएबल होती है। 156 का डिमांड नोटिस अटैच किया जाता है। इन केस ऑफ 142(1) इट इज डीम्ड
टू बी अ डिमांड नोटिस। ये इंटीमेशन है, ये ऑर्डर नहीं है, पहली बात ध्यान में रखिए। आपको 142(1) के अंदर में जो असेसमेंट आता है दैट इज इंटीमेशन, दैट इज नॉट एन ऑर्डर। इसका आपको 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना है। आपने नहीं रिप्लाई किया तो वो अमाउंट आपके लिए पेबल हो जाएगा डीम्ड अंडर सेक्शन 156, यानी 156 का अलग से नोटिस नहीं लगेगा, इट विल बी डीम्ड कि वो अमाउंट आपके लिए पेबल हो गई है। द टर्म इनकरेक्ट क्लेम के अंदर क्या क्या आता है? आइटम विच आर इनकंसिस्टेंट विद अदर एंट्रीज, रेस्पेक्ट ऑफ विच इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड हैज नॉट बीन फर्निश्ड, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन एक्सीड्स द स्टैट्यूटरी लिमिट। अब आज की डेट में आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स की बात करते हैं तो ये सारी की सारी चीजें वैसे भी नहीं रहती, सब कुछ ऑनलाइन फिल होता है। इसमें टैक्स, इंटरेस्ट, फीस सब कंप्यूट करता है सिस्टम पूरा का पूरा रीअसेस करने के बाद। आपने कभी 142(1) अगर देखा होगा तो उसमें 2 कॉलम रहते हैं, एज फिल्ड बाय यू, एज बाय द कंप्यूटर। तो उसके अंदर में वो पूरा का पूरा आपका कैलकुलेशन करेगा, फिर उसमें इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ हटाएगा, कोई रिलीफ वगैरह अगर आपको देना है सेक्शन 89 वगैरह में वो सब कुछ डिडक्ट करेगा। Based on the above, an intimation shall be prepared, generated and sent to the assessee within a period of 1 year. Timeline ध्यान में रखिए, 1 year from the end of the financial year in which the return is made. जिस फाइनेंशियल ईयर में ये रिटर्न बनाया गया उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको ये इंटीमेशन दे दिया जाएगा। मैं 18-19 का रिटर्न फाइल कर रहा हूं, मैं 19-20 कर देता हूं इसे, 19-20 का रिटर्न फाइल कर रहा हूं, मुझे 31 जुलाई 2020 तक का टाइम दिया गया है, मैंने फिल कर दिया। इंटीमेशन देने के लिए मेरे पास 1 साल का टाइम है, 31 मार्च 2022 तक का टाइम है। 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विद द रिटर्न इज फाइल्ड। 20-21 में रिटर्न फाइल किया, 21-22 1 साल है पूरा का पूरा इंटीमेशन भेजने के लिए। द इंटीमेशन शैल स्पेसिफाई द सम डिटरमाइंड टू बी पेबल और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू द असेसी। अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू द असेसी, ये सब कुछ इंटीमेट किया जाएगा। द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू द असेसी, द सेम शैल बी ग्रांटेड टू द असेसी, वो असेसी को ग्रांट कर दिया जाएगा रिफंड। इंटीमेशन शैल ऑल्सो बी सेंट इन केस वेयर लॉस डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न इज एडजस्टेड बट नो टैक्स, इंटरेस्ट और फीस इज पेबल। कुछ भी नहीं है पर लॉस जो है हम आपको ग्रांट कर रहे हैं, आप इसे कैरी ओवर कर सकते हैं, तो भी आपको इंटीमेशन दिया जाएगा। अगर 1 साल में आपको इंटीमेशन नहीं मिलता है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी डीम्ड इंटीमेशन। 1 साल के अंदर आपको इंटीमेशन नहीं मिलता है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ डीम्ड इंटीमेशन, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। अब ऐसा होता नहीं है। ऑन द अदर हैंड वेयर देयर इज नो एडजस्टमेंट्स, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो आपको इंटीमेशन नहीं भेजेंगे, कुछ काम नहीं है क्योंकि कुछ निकला ही नहीं। ऐसे में आपने जब रिटर्न फाइल किया तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है, 5 नंबर ITR फाइल लिखा रहता है, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है। ये एक्नॉलेजमेंट ही डीम्ड इंटीमेशन मान लिया जाएगा, ठीक है। इस एक्नॉलेजमेंट को ही हम डीम्ड इंटीमेशन मान लेंगे। द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिटर्न इज डीम्ड टू बी द इंटीमेशन। स्कीम कंटेम्पलेट्स अवॉइडिंग ह्यूमन इंटरफेस, यहां ह्यूमन इंटरफेस होगा ही नहीं किसी भी प्रकार का, ठीक है। मैंडेटरी प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न बिफोर इशुएंस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, कोई भी असेसमेंट ऑर्डर के पहले आपको मैंडेटरी ये रिटर्न के अंदर में आपको प्रोसेस करना ही पड़ेगा 143(1) के अंदर में, ठीक है। या तो 139(1) या 142(1) के रेस्पॉन्स में आपने फाइल किया, अभी भी हमारा 142(1) बचा है, पर मैंने आपको एक आइडिया दिया था, दिस इज अबाउट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, आपको नोटिस भेजा गया, रिटर्न फाइल कर दीजिए, और आपने रिटर्न फाइल कर दिया इन रिस्पॉन्स, ठीक है। एन इंटीमेशन हैज टू बी प्रिपेयर्ड और जनरेटेड एंड सेंट टू द असेसी स्पेसिफाइंग द सम पेएबल रिफंड ड्यू टू द असेसी। ये इंटीमेशन 1 साल के अंदर अंदर देना है। इन रेस्पेक्ट ऑफ रिटर्न्स फर्निश्ड फॉर असेसमेंट ईयर 17-18 और देयर आफ्टर processed under section 143(1), it is necessary even where a notice has been issued under 143(2). ये क्यों लाया गया? ये लाया गया इसलिए कि आपको रिफंड इशू कर दिया जाए, आपका रिफंड ब्लॉक नहीं किया जाए फॉर सम रीजंस। पहले क्या होता था, मैं बेसिक आइडिया देता हूं, अब ऐसा नहीं होता है। पहले जो रिफंड रहता था वो रिफंड इशू कर दिया जाता था, और फिर उसके बाद में पता चलता था कि जब रिटर्न का असेसमेंट हुआ, स्क्रूटनी हुआ, तो पता चलता था इनसे तो डिमांड रेज करना है, फिर उनसे पैसे रिकवर किए जाते थे, उस पर इंटरेस्ट वगैरह लगता था। इसके लिए असेसिंग ऑफिसर को पीछे पड़ना पड़ता था कि हम लोगों को पैसे रिकवर करना है, ढूंढो उस बंदे को, पैसे रिकवर करो। तो उन्होंने बोला कि रिफंड दो ही मत ना, रिफंड दो ही मत जब तक के स्क्रूटनी वगैरह नहीं होता। तो इट वॉज अनड्यू हार्डशिप, किसी ने ज्यादा एडवांस टैक्स भर दिया, अब उसको अपना रिफंड चाहिए, उसको रुकना पड़ता था जब तक मेरा स्क्रूटनी नहीं होगा, फिर असेसिंग ऑफिसर के पीछे पड़ेगा, सर जल्दी स्क्रूटनी कर दो। ये सब चीजें नहीं करना है हमको, ये सब चीजों की लपटे में नहीं पड़ना है, ये गलत है, ये लोगों के साथ गलत हो रहा था। तो उन्होंने अब 143(1) को बोला कि जो भी हो इंटीमेशन तो रेज किया जाएगा, आपको रिफंड ग्रांट किया जाएगा, पर उन्होंने एक पॉइंट नंबर 5 डाला, जहां असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपको रिफंड नहीं देना चाहिए क्योंकि आप गड़बड़ करते हो, आपके हर रिटर्न में गड़बड़ होती है, या आप इस तरह की गड़बड़ करते हो, ऐसा आपके पास रिकॉर्ड्स वगैरह से उसके पास डेटा अवेलेबल है, ही शुड हैव सम प्रूफ, जस्टिफाइबल रहना चाहिए,
तो हम आपको ये रिफंड नहीं देंगे। टू एड्रेस द कंसर्न, सेक्शन 1241A provides that return under 1718 or thereafter where refund becomes due to the assessee and assessing officer is of the opinion that it may adversely affect the revenue of the department, he may, for reasons recorded in writing, he will have to give the reasons recorded in writing with the previous approval of principal commissioner or commissioner, withhold the refund up to the date the assessment is made। जब तक assessment नहीं हो जाता तब तक के लिए वो आपके रिफंड को ब्लॉक कर देगा। ये कहाँ आया? ये सेक्शन आया 241A। तो अब ये जो 1D है 143 1D, ये कुछ रेलेवेंट नहीं रह जाता, सिर्फ 241A के अंदर में आपका ये जो अमाउंट है इसे ब्लॉक किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं क्या हुआ है? आपने रिटर्न फाइल किया 139(1) में, 139(1) का जो आपका रिटर्न है उसको सीपीसी बैंगलोर के सिस्टम ने विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन पूरा का पूरा आपका रिटर्न प्रोसेस किया गया, पूरा का पूरा आपका रिटर्न प्रोसेस किया गया। उस रिटर्न को प्रोसेस करते समय आपकी तरफ से कोई अरिथमेटिकल एरर्स थी, कोई गलत क्लेम्स थे, आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल किया तो आपने कुछ डिडक्शंस वगैरह जो क्लेम किए हैं वो सब डिसअलाउ करके एक इंटीमेशन बनाया जाएगा 143(1). अगर उसमें आपका रिफंड बढ़ता है तो उसमें वो रिफंड दिया जाएगा, आपको लौटा दिया जाएगा। अगर आपका लॉस जेन्युइन है, कैरी ओवर है, तो आपको इंटीमेशन दिया जाएगा। डिमांड पेएबल निकल रही है तो इंटीमेशन में डिमांड दिया जाएगा। जहां भी ऐसा लग रहा है आपके ऊपर अनड्यू हार्डशिप हो रही है, आपको 30 दिन का समय दिया गया है राइट ऑफ बीइंग हर्ट, उस दौरान आप रिप्लाई कर दीजिए। नहीं किया तो इट विल बी डीम्ड कि अमाउंट पेएबल या लॉस हम आपको जो कैरी ओवर नहीं अलाउ कर रहे हैं ये सही है। यहां तक के समझ गए? आपको 156 का डिमांड नोटिस नहीं भेजा जाएगा, इसी के बेसिस पे आपको जो भी आपके डिमांड वगैरह है वो पूरी की पूरी पे करनी पड़ेगी। ये 143(1) का नोटिस 1 साल के बाद नहीं भेजा जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज सपोज्ड टू बी फाइल्ड। असेसमेंट ईयर के बाद 1 साल के अंदर अंदर इंटीमेशन दिया जाएगा। आपने कुछ भी नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको इंटीमेशन नहीं भेजा जाएगा। भेजते हैं वो लोग, फिर भी बाय चांस है तो नहीं भेजा जाएगा। बाय चांस आपका रिफंड बनता है, आपको इंटीमेशन नहीं आया, इट विल बी डीम्ड ऑन द लास्ट डे कि आपका वो इंटीमेशन है। ITR 5 जो है वही आपका एक्नॉलेजमेंट बन जाता है, डीम्ड 143(1) बन जाता है। क्लियर है यहां तक क्या? चलिए 241A लाया गया कि अगर आपका रिफंड बनता है पर ये रिफंड असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि आपको नहीं देना चाहिए, इट विल बी लॉस टू द रेवेन्यू, आप भाग जाओगे, या कोई रीजन से आप ऐसे ही रेगुलर की बेसिस पे गड़बड़ करते रहते हो, तो हम आपको ये रिफंड नहीं देंगे, हम आपको ये रिफंड नहीं देंगे। क्लियर है यहां तक के समझ में आया? ये 241A के अंदर में लाया गया। तो ये हमने सबसे पहला असेसमेंट पढ़ा। 142(1) इज अ वेरी बेसिक असेसमेंट। सबसे पहला असेसमेंट जो होता है वो इस तरह से होता है। क्लियर है? चलिए